जो धर्म हमें जन्म से नीच बना दे, अछूत बना दे, गुलाम बना दे, हमारे पढ़ने पर बंदिश लगाए, हमारे व्यापार करने पर बंदिश लगाए, हमारी तरक्की पर बंदिश लगाए, हमें इंसान के बराबर ना माने, हमारा उत्पीड़न करे, हमारी हकमारी करे, ऐसे धर्म को मानना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां स्वर्णों के चंदे से चलेंगी या देश की ताकतवर पार्टी के पैसे से, फाइनेंस से चलेगी, तो हमारे समाज का दुख दर्द दूर नहीं हो सकता, गुलामी चलती रहेगी। बटोगे तो कटोगे, हमारे लिए हम लोग जातियों में बटे हैं, धर्म के आधार पर बटे हैं, इसीलिए कटे हैं, इसीलिए लूट पिट रहे हैं, इसलिए लगातार हमारा शोषण हो रहा है। तो संविधान खत्म हो गया, अगर मनुस्मृति का राज आया तो यकीन मानिए दोबारा गुलाम हो जाओगे। पहले हजारों साल गुलामी झेली है, फिर हजारों साल की गुलामी झेलने को तैयार हो गया। जिसका ऑपरेशन होना वो ये कहे कि मुझे खून चाहिए 20 बोतल, पर खून केवल ब्राह्मण का स्वीकार करूंगा। होता है कैसा? तब तो ये कहते हैं जान बचानी है, कोई भी खून दे दे, बस मेरे लिए तो वही भगवान है जो मेरे बच्चे की जान बचा दे। तो ऐसे ही ब्राह्मण से जब आप कुंडली मिलवाते हो, शादी की डेट निकलवाते हो, तो उसे भी पैसे देते हो। तो जब पैसे देने के बाद भी शादी बिगड़ गई, दहेज का मुकदमा दर्ज हो गया, या फिर लड़की ने सुसाइड कर लिया, 304 भी बन गई, तो केस एक दूसरे पे करने के लिए उस पर क्यों नहीं करते? जिस आदमी ने पैसे लेके सारे 36 गुण मिलवाकर आपको ओके कर दिया, इसका मतलब यह है कि वो बेवकूफ बना रहा, उसे कुछ आता जाता नहीं है। भाई सबसे पहले तो मैं तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज के जो महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। और आप सब लोग जो हमारे मेहमान हैं, मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाय करता हूं। ये सब्जेक्ट हमारे संचालक महोदय कह रहे जी केवल सब्जेक्ट पे बात करें, पर मैं सब्जेक्ट पे बाद में करूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे जाने से पहले मैं माता जी से सवाल पूछता हूं। माता जी, अगर आपको बीमारी हो जाए, कोई बुखार हो जाए, तो आप डॉक्टर के जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे ना। अब आप डॉक्टर के गए और डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी और कहा 3 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, तो आप 3 दिन दवाई खाओगे ना। अगर ठीक नहीं हुए फिर क्या करोगे? मतलब फिर डॉक्टर के पास वापस जाओगे ना। आप ये कहोगे ना कि मैंने दवाई 3 दिन खा ली, ठीक तो हुआ नहीं, असर तो कुछ हुआ नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा इसका मतलब जांच करनी पड़ेगी कि बीमारी का असली कारण क्या है। बीमारी यहां लिख दी सारी, कारण क्या है उसकी जांच करनी रे। भाई आप बताओ राकेश जी, बिना जांच करे बीमारी की कारण के इलाज हो जाएगा क्या? या तो अंदाजे से पता लग जाए क्या बीमारी है, फिर तो दवाई दे के ठीक हो जाएगी। अगर अंदाजे से बीमारी का पता लगा के दवाई देने से ठीक नहीं होता, फिर तो खून की जांच, यूरिन की जांच और तमाम तरह की जो डॉक्टर को लगता है कि इन जांचों से पता लग जाएगा बीमारी को, जांच होगी ना। अब आपकी ब्लड की जांच की और जांच करके पता लगा आपको तो टाइफाइड है, दवाई किसी और चीज की दे रहे थे, है टाइफाइड, तो टाइफाइड की दवाई देंगे तो ठीक हो जाओगे ना। तो यही हमारे साथ हो रहा है। बीमारी हमें है, बीमारी का कारण जान नहीं रहे और इलाज में लगे। मुझे आप एक बात बताओ, आप बताओ बहन जी, अगर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दो तो पुजारी ठहरेगा मंदिर में या भाग जाएगा छोड़ के? ताले लग जाएंगे ना। लॉकडाउन में लगे थे ना, ताले भी लग गए, मुंह पे मास्क लगा दिया। इसका मतलब क्या है? चलो दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये हमारे हरियाणा से IAS रहे, आपसे पूछता हूं, आपकी शादी हुई तो किसी पंडित से डेट दिखवाई होगी? नहीं भाई ज्यादातर 99% दिखवाते हैं, 99% दिखवाते हैं, कुंडली उंडली मिलवाते हैं। क्या जो पंडित से डेट दिखवाई जाती है शादी की, कुंडली मिलवाई जाती है और वो कहता जी सारे नक्षत्र ठीक है, बढ़िया सफल रहेगी मेरी, क्या ऐसी शादियों में झगड़े नहीं होते? अगर झगड़ा फिर भी हो जाए, फिर भी तलाक तक नौबत आ जाए, फिर भी एट्रोसिटी एक्ट में 498 406 का दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हो जाए, तो केस एक दूसरे पे करने के बजाय उस ब्राह्मण पे क्यों नहीं करते?
जिसने तुम्हारे सारे नक्षत्र मिला के देख लिए बहुत बढ़िया। और उसने कह दिया भाई तुम्हारे सारे नक्षत्र ठीक है, बिल्कुल कुंडली मेल खा गई, 36 के 36 गुण मिल गए और बहुत सफल रहेगी शादी। और उसके पैसे भी लिए उसने। भाई डॉक्टर को दिखाते हो, बीमारी इलाज करवाते हो, दवाई लेते हो, ठीक होते हो, पैसे देते हो ना उसे। तो ऐसे ही ब्राह्मण से जब आप कुंडली मिलवाते हो, शादी की डेट निकलवाते हो, तो उसे भी पैसे देते हो। तो जब पैसे देने के बाद भी शादी बिगड़ गई, दहेज का मुकदमा दर्ज हो गया या फिर लड़की ने सुसाइड कर लिया, 304 भी बन गई, तो केस एक दूसरे पे करने के लिए उस पर क्यों नहीं करते? जिस आदमी ने पैसे लेके सारे 36 गुण मिलवाकर आपको ओके कर दिया, इसका मतलब यह है कि वो बेवकूफ बना रहा, उसे कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, गलत है? एक सेकंड नहीं मुझे, ये कोर्ट में भी गया था केस जी, सारी चीज बता दी, ओके लव मैरिज करी थी और कुछ दिन के बाद लड़का गुजर गया। जब पंडित ने उस कोर्ट में गया, एक पंडित ने ये क्यों नहीं बताया इतने दिन में मरेगा ये। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने लोग कावड़ लेने जाते हैं, आपने देखा है वो करोड़पति बन गए हो हैं? तो वो गरीब क्यों? पुजारी जाते हैं क्या? उनके बच्चे या पुजारी जाते हैं कावड़ लेने? आपने देखा किसी ने? वो नहीं जाता जी। कोई ब्यूरोक्रेट के बच्चे जाते हो, अफसरों के बच्चे जाते हो, जाते हैं क्या? नहीं जाते। कोई नेताओं के बच्चे जाते हो? देखा किसी ने? नहीं जाते। तो फिर आप गरीबों के बच्चे क्यों जा रहे हैं? अपना काम छोड़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो ये जो मुद्दे, इन मुद्दे पे तो तब लड़ेंगे, पहले अपने आप से तो लड़ लो। आप लोग जो मानसिक गुलामी आपके दिमाग में बैठ गई है, उस मानसिक गुलामी से कौन निकालेगा आपको? आपकी हालत बिल्कुल उस मरीज के जैसी है, जिस मरीज को जो कुएं से पानी निकाल के पीता है। कुएं में किसी ने जानवर मार के डाल दिया, उसमें बैक्टीरिया हो गए। अब उस कुएं के, चूंकि पानी तो पीना है, कुएं का पानी निकाला और पी लिया, और उस पानी को पीने से आपका पेट खराब हो गया, इन्फेक्शन फैल गया। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से दवाई ली, डॉक्टर की दवाई खाई, लेकिन पानी फिर वही पी लिया। दवाई इलाज असर करेगी क्या? हमारे पूरे समाज की सबसे बड़ी दुर्गति का कारण यह है कि हम लोग पहली बात तो बीमारी को समझते नहीं, बीमारी के कारण को जानते नहीं, और जान ले तो उसका ठीक से इलाज नहीं करते। अगर हमें पता है ये अंधविश्वास और पाखंडवाद यही हमारी बीमारी का कारण है। जो धर्म हमें जन्म से नीच बना दे, अछूत बना दे, गुलाम बना दे, हमारे पढ़ने पर बंदिश लगाए, हमारे व्यापार करने पर बंदिश लगाए, हमारी तरक्की पर बंदिश लगाए, हमें इंसान के बराबर ना माने, हमारा उत्पीड़न करे, हमारी हकमारी करे, ऐसे धर्म को मानना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों मान रहे हैं? हम बात 85 की कर रहे हैं, बहुजन समाज 85% है, 85% के हक मारे जा रहे हैं, 85% का शोषण हो रहा है। भैया शोषण हो क्यों रहा है? कभी सोचा है? इसलिए सोचा है कि वो जो बोल रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो तुम बटे हो तो कट रहे हो। जैसा अभी वो बोल रहे थे हमारे साथी यादव जी, ये सब क्लासिफिकेशन करके जातियों में भी बंटवारा कर दिया, शेड्यूल कास्ट में भी आरक्षण में बंटवारा कर दिया। यानी पहले इन्हें काटो, फिर आपस में झगड़ा करवाओ। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी हजारों साल की गुलामी किसने तोड़ी? जब हमारे साथ जुल्म होता था, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती थी, और जब हम विरोध करते थे इज्जत लूटने का, तो हमारी बस्ती जला दी जाती थी। कौन लोग थे जो ये काम करते थे? कौन लोग थे वो? वही जो अपना आपको ऊंची जात का कहते हैं, वही होते थे ना। तो फिर हम उनकी गुलामी क्यों कर रहे हैं? भाई हमारा आपका एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अगर सपोज करो मेरे को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, मैं मान लो ब्राह्मण जाति का हूं, और मेरे को गंभीर बीमारी हो गई, और डॉक्टर मुझे कहे भी तुम्हारा ऑपरेशन होएगा, 20 बोतल खून का इंतजाम करो। अब मैं तो ब्राह्मण हूं। आज तक एक एग्जांपल पूरी दुनिया में मिलेगा क्या
जिसका ऑपरेशन होना वो ये कहे कि मुझे खून चाहिए 20 बोतल, पर खून केवल ब्राह्मण का स्वीकार करूंगा। होता है क्या ऐसा? नहीं होगा। तब तो ये कहते हैं जान बचानी है कोई भी खून दे दे, बस मेरे लिए तो वही भगवान है जो मेरे बच्चे की जान बचा दे। सही है गलत है? सही है ना? इसका मतलब कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया। इंसान को जानवर का खून नहीं चढ़ सकता, इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो फिर ये जाति किसने बना दी? पूरी दुनिया में जाति नहीं है। कहते हैं पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है। भैया ये बताओ, हिंदू धर्म को मानने वाले तो कुछ ही देश हैं, वैसे तो भारत ही एक दो होंगे, बाकी पूरी दुनिया में बौद्ध, क्रिश्चियन और इस्लाम देश ज्यादा है। क्या वो देश मानते हैं इस बात को कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की? मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते। तो फिर ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं भाई? हैं? सच तो ये है कि हमारी हजारों साल की गुलामी का कारण मनुस्मृति है, और हमारे ये सारे मुद्दे जो इनके हल होने में जो बाधा है वो मनुस्मृति, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और जो सुप्रीमेसी ऑफ कास्ट कि मेरी जाति सबसे ऊंची और मैं ही सुप्रीम हूं। तो जो जाति अपने आप को ऊंचा बताया वो तो इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जो जाति जाति में भेद पैदा करे वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और इस बहुजन समाज को एकजुट करने का एक ही रास्ता है कि अपने आप को, ब्राह्मण ने जो हमें बांट के जातियों में बांटा ना, मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं जाटव हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं खटीक हूं, मैं कोली हूं, मैं महार हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं सुनार हूं, मैं लोहार हूं। जब तक हम अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे तब तब हम जाति के नाम पर बटे रहेंगे, और जाति की वजह से ही आपस में लड़ते रहेंगे, और जाति की वजह से ही हमारा शोषण होता रहेगा। गुलामी दूर नहीं हो सकती। हजारों साल की गुलामी किसने तोड़ी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। आपको पता है महिलाओं को पति के मरने के बाद जिंदा उसमें उसकी चिता के साथ जला देते थे? पता आप लोग को? नहीं पता है ना? तो पहले से प्रथा चली आ रही थी जो गलत थी तो छोड़ दी ना। तो जो चीज गलत है उसे छोड़ना चाहिए, ऐसी चलाना चाहिए। अब हमारी बहन बेटी से पूछो, हमारे बुजुर्ग से पूछो, बच्चों से पूछो, भाई तुम इस काम को क्यों करते हो? हमारे पहले से होता है, बुजुर्ग करते हैं। अरे जब पहले से अगर कोई काम गलत हो रहा है तो गलत काम को छोड़ दो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर कोई काम गलत है तो गलत काम को छोड़ देना चाहिए ना। अगर मैं एक ट्रे में 4 गिलास पानी लेके आऊं और आपकी आंखों के सामने नीचे से मिट्टी उठा के गिलास के अंदर डाल दूं, पानी के अंदर मिट्टी आपकी आंखों के सामने, और फिर आपको कहूं लो पानी पी लो, क्या आप पानी पियोगे? आवाज निकलनी चाहिए ना। नहीं पियोगे ना। तो भैया अगर जाति ही हमारी बदहाली का कारण है, अगर जाति ही हमारी गुलामी का कारण है, अगर जाति की वजह से हम हजारों साल तक गुलाम रहे, तो फिर जाति क्यों नहीं छोड़ते? फिर जाति क्यों ढो रहे हो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना। तो जाति छोड़े बिना तो छुटकारा मिलेगा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं जाति छोड़ो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें इंसान बनाया। कुदरत ने तुम्हें जाति या धर्म नहीं दिया, ये चालाक इंसानों ने दिया। कुछ जाति जो ज्यादा चालाक था उसने अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सुप्रीम हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बाकी सारे नीच। मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण के आगे सारे नीच, यानी क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी नीच ही कहा उसने। तो ऐसी बात को क्यों माने जो हमें इंसान नहीं मानती? ऐसे किसी धर्म ग्रंथ को हम क्यों माने जो हमें इंसान भी ना मानता हो, जो हमारा उत्पीड़ित करता हो? तो ये जो एक और चीज आज के देश, आज के टाइम पे, चूंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया, SC ST पढ़ लिख गए, नौकरियां मिल गई, तरक्की कर गए। रिजर्वेशन दिया तो MP MLA मंत्री भी बन गए। मैं भी 2 बार MLA और 1 बार 5.5 साल के लिए मंत्री भी बन गया। लेकिन अगर बाबा साहब रिजर्वेशन ना देते तो क्या मैं बन जाता? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पढ़ने के रास्ते ना खुलवाते तो क्या IAS बन जाते? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन ना देते तो क्या राकेश जी काउंसलर बन जाते, इनकी वाइफ काउंसलर बन जाती? तो आज जितने भी हम अच्छी जगह पहुंचे, माता जी, आज जो भी हमें मिला है का दिया हुआ है, संविधान से मिला है।
संविधान खत्म हो गया, अगर मनुस्मृति का राज आया तो यकीन मानिए दोबारा गुलाम हो जाओगे। पहले हजारों साल गुलामी झेली है, फिर हजारों साल की गुलामी झेलने को तैयार हो गया। आज हमारी स्थिति क्या पता कैसे लगेगी, कैसे पता चलेगी? किस जाति के कितने लोग ए ग्रुप की नौकरी में आए, कितने बी ग्रुप की नौकरी में आए, कितने सी ग्रुप में आए, कितने डी ग्रुप में आए, किस जाति में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने इंजीनियर किए हुए हैं, कितने मेडिकल किए हुए हैं, कितने लॉ किए हुए हैं, कितने मैनेजमेंट किए हुए हैं, कितने छठी में पढ़ाई छोड़ दी, किसने 8वीं में छोड़ दी, किस जाति के कितने % लोगों ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कितने लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ये पता कैसे चलेगा? किस जाति के पास कितनी जमीन है, कौन कौन सी जाति है जिस जाति के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है? जमीन, एक सवाल पूछ रहा हूं माता जी, ये जमीन कोई माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है लेके पैदा होता है क्या? है नहीं, माँ के पेट से लेके नहीं आते ना। तो जमीन तो प्राकृतिक है, तो फिर कुछ लोग जमीन के मालिक क्यों है और हमारे और आपके समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हमारे समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है? जब जमीन कोई माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं होता तो हमारे समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? किससे पूछोगे? और डर रहे हैं, सब कह रहे हैं डर लगा हुआ है, सब डर रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, MLA डर रहे हैं, MP डर रहे हैं, जज डर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डर रहा है, सब गुलामी कर रहे हैं डर की वजह से। मैं पूछना चाहता हूं भाई, जब पैदा हुए थे हाथ में कुछ लेके आए थे क्या? और मरने के टाइम पे क्या कुछ लेके जाओगे? तो जब सब यही रह जाना है, या एक भी बता दो कोई आदमी अजर अमर है जो कभी मरे ही ना? कोई एक आदमी बताओ जी, ये तो मरा ही नहीं आज तक, आज भी जिंदा है, 500 साल पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है कोई ऐसा आदमी? तो जब सबको पता है मरना सबको है, राजेंद्र गौतम को भी मरना है और नरेंद्र मोदी को भी मरना है, अमित शाह को भी मरना है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मरना है, देश के राष्ट्रपति को भी मरना है। एक छोटी सी कील भी साथ नहीं ले जाएगा देश का प्रधानमंत्री जब मरेगा। और ये जो अडानी जिसको सब कुछ दे दिया, सब कुछ बेच दिया देश का, वो अडानी भी एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का भी मरने के साथ नहीं लेके जाएगा, यहीं रह जाना है। तो जब सब यहीं रह जाना है और सबको ही मरना है तो डर किस लिए? अरे अच्छे कर्म करो ना, डर किस बात का? डरते क्यों हो? डर के आगे जीत है, लड़ना पड़ेगा। पहले तो ये जाति की जनगणना जो कह रहे हैं ना क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, इस जाति की जनगणना से, एक इकोर सोशियो सर्वे से ये पता लगेगा कि इस जाति के कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन सी कक्षा तक पढ़े, किसने कितने उसमें पढ़ाई छोड़ दी, कितने लोगों पे खेत की जमीन है, कितने लोग व्यापारी हैं, कितने किस परिवार की मासिक आय कितनी है, कितने गरीब है, कितने गरीबी रेखा से नीचे है। चूंकि 10% EWS के नाम पे जो जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया, जनरल कैटेगरी की तो सारी जनसंख्या मिला के 10% है, उनको 10% दे दिया। पहले ये तो पता लगा लो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी में कितने % लोग हैं, तो पता ही नहीं चलेगा। यानी कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि जाति जनगणना होने से और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होने से पढ़ाई का स्तर पता लग जाए, किस किस परिवार में, किस किस जाति में कितने लोग पढ़े, किस किस तरह की क्वालिफिकेशन है, किस किस लोगों के पास जमीन है, कितने लोग व्यापारी हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोगों को भरपेट खाना मिलता है, कितने को नहीं मिलता, कितने के अपने मकान है, कितने लोग बिना छत के रह रहे हैं। सारा सर्वे होगी तो पता चलेगा ना। अब ये जो कोर्ट ने कह दिया कि सब क्लासिफिकेशन कर दो, एक कुछ ही जाति सब कुछ खा गई, कहते उधर यादव खा गए, उधर मीणा खा गए, इधर जाटव चमार खा गए, उधर माला खा गए, उधर महार खा गए। अरे जब कोई सर्वे ही नहीं है तो बिना सर्वे के पता कैसे चलेगा किसने कितना किसको हक मिला? इसलिए सर्वे जरूरी है। समझ गए सवाल आप? अब ये मैं सब्जेक्ट पे लाया हूं सीधा। दूसरा, EVM से वोट की चोरी हो रही है। क्योंकि जितने लोगों से मिलता हूं कहते हैं हम तो बीजेपी को पसंद ही नहीं करते। मैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में चला गया, झारखंड में चला गया, बिहार में चला गया, मध्य प्रदेश में चला गया, गुजरात में, पूरे देश में चला गया, और मुझे 20-25% लोग मिलते हैं जो बीजेपी के कट्टर हैं, लेकिन 75% कहते हैं कि हमें तो बीजेपी पसंद ही नहीं है। 75% लोग कहते हैं कि हमें तो EVM पे भरोसा ही नहीं है, हम वोट तो कहीं और दे के आए, जा कहीं और रहा है। कैसे जा रहा है जी? कुछ करो, करें कैसे? इलेक्शन कमीशन तो गुलामी कर रहा है केंद्र की सरकार की, वो जांच कराने को तैयार नहीं है। जनता 75% से ज्यादा जनता चाहती है कि EVM से चुनाव लाओ, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
गुंडे के दादा, इलेक्शन कमीशन दादागिरी कर रहा है, केंद्र सरकार दादागिरी है, सुप्रीम कोर्ट तक भी दादागिरी कर रहा है, कह रहा नहीं ईवीएम से ही होगा। क्यों होगा भी ईवीएम से? अरे सरकार हमें चुननी है, हमें संविधान से वोट डालने का अधिकार मिला, बड़ी मुश्किल से तो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया। कम से कम ये तो तय हो जाए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं हमारा वोट सही जगह जा रहा है। इस ईवीएम से जो वोट की चोरी हो रही है इसके खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और जाति की जनगणना ये केंद्र की सरकार क्यों नहीं कर रही पता है? क्योंकि आप कह रहे हो 85% है, पर अपने घर में पड़े हो। समस्याओं पर चर्चा हो रही है, जैसा शिवशंकर अपने यादव जी बोल रहे थे, समस्या पर चर्चा हो रही है, समाधान पे नहीं। तो समाधान है हमें ये जाति जनगणना और इकोनॉमिक सोशल सर्वे करवाने के लिए देश में गांव-गांव में निकलना पड़ेगा, पदयात्राएं करनी पड़ेगी, बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आपको सम्मान का जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी वोट जिसको आप देना चाहते हो उसी को जा रहा है, ये बात आपको पता चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो पता कैसे चलेगी? ईवीएम को तो कोई खोल के देख चेक करने नहीं दे रहा। ये वो कह रहा है मतदान आयोग, चुनाव आयोग कह रहा है जी आओ करो, करके दिखाओ वोट की चोरी, ईवीएम हैक करके दिखाओ। और ये भी कह रहा है कि मशीन के हाथ नहीं लगाओगे, कह रहे मशीन के हाथ नहीं लगाओगे, आप मेरा खून निकाल के दिखाओ पर टच मत करना। भाई टच या तो आदमी फिजिकल करेगा या कुछ दूर से फेंक के मारेगा तभी तो। अब मशीन में क्या गड़बड़ी तुमने की है, माइक्रो कंट्रोलर चिप में क्या गड़बड़ है, किस तरह की प्रोग्रामिंग है, जब तक वो चिप किसी एक्सपर्ट इंजीनियर को ना दी जाए जांच करने के लिए मशीन, तब तक वो कैसे बताएगा इसके द्वारा वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? लगेगा क्या पता बिना जांच के? जब आदमी बीमार होने के बाद ठीक नहीं होता तो उसको भी टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसको भी डॉक्टर टेस्ट कराता है, ब्लड के टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, बीमारी का पता लगाता है, फिर इलाज करता है। तो ईवीएम से वोट की चोरी है या नहीं है, जब तक ईवीएम की मशीन की जांच, ईवीएम का जो एक्सपर्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब तक उसे जांच करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन वो मशीन नहीं देगा, उसकी जांच नहीं, तो पता कैसे चलेगी कि इस मशीन के अंदर चिप क्या है, कैसे होती है, इसमें चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तुम कौन डिसाइड करने वाले? अफसर कह रहा जी कोई चोरी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट कह रहा जी कोई चोरी नहीं होती, इलेक्शन कमीशन कह रहा कोई चोरी नहीं होती। भाई तुम कौन हो? तुम क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक्सपर्ट हो? तुमने क्या मशीन की जांच करवा दी? किस आधार पर तुम कह रहे हो भाई? अरे इस देश में जनता के कोई अधिकार है कि नहीं है? हम किस सरकार को चुन रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं, हमारी वोट वहां जारी नहीं जा रही, हमारी वोट की चोरी हो रही है, हमें भरोसा नहीं है ईवीएम पे, फिर तुम क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे? जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं होगा, तब तक एक एक परिवार की स्थिति का पता नहीं चलेगा। और जब तक ये ईवीएम खत्म होगा, वोट आपका बैलेट पेपर से नहीं डलेगा, तब तक भी आपकी वोट की चोरी भी नहीं रुकेगी। वो बहाना बनाते हैं जी बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, अरे तुम पुलिस की व्यवस्था करो, करा रहे हो ना कई चरण में मतदान, कराओ कई चरण में, सारे जहां जहां वोट पड़े वहां पे पूरे जगह का सीसीटीवी कैमरे लगा दो, क्या देखे कैसे चोरी हो जाए, कैसे बूथ कैप्चरिंग हो जाए। इसका मतलब ये बहाना है, बटोगे तो कटोगे। हमारे लिए हम लोग जातियों में बटे हैं, धर्म के आधार पर बटे हैं, इसीलिए कटे हैं, इसीलिए लूट पिट रहे हैं, इसलिए लगातार हमारा शोषण हो रहा है। तो इस हकमारी के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत है। अब कोई पूछ सकता है जी गौतम जी आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, आपने विधायक से इस्तीफा क्यों दे दिया? मैंने इसलिए दिया कि आप भी सुन लो और आपके कैमरे के माध्यम से चला जाए। भारत के अंदर जितने भी सांसद विधायक हैं वो अपनी अपनी पार्टी के इस हद तक गुलाम है कि जिस समाज की नुमाइंदगी करते हैं उस समाज के भी मुद्दे उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, डरते हैं, गुलाम हैं। अरे गुलामी करनी है तो फिर मंत्री बन के कर लो, एमएलए बन के एमपी करके या वैसे कर लो। फिर तो वो जो गुलाम हुआ करते थे, जिनको ना पढ़ने का अधिकार था, उनमें और तुम में अंतर क्या है? जिनकी बहन बेटियों की जब चाहे इज्जत लूट ली जाती थी, वो तक नहीं कर पाते थे, फिर उनमें और आप में अंतर क्या है? ये भी तो आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है। आपका सब कुछ छीन लिया, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि दोबारा मनुस्मृति की जरूरत ना पड़े, दोबारा आपकी पढ़ाई पे बंदिश लगाने की जरूरत ना पड़े। पैसे के अभाव में आप अपना पढ़ाई छोड़ दो। रिजर्वेशन को डायरेक्ट खत्म करने की वजह से सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो जब सब कुछ ही प्राइवेटाइज हो तो नौकरी बची नहीं, तो आपकी पढ़ाई भी गई, आपकी नौकरी भी गई और आपकी वोट भी गई, आपकी वोट भी चोरी हो गई। तो सरकार भूमि की रहेगी और पूरे देश का सारा धन आपको मजा रहा है। और आप क्या समझते हो, आप टैक्स नहीं देते? ये देश किसके पैसे से चल रहा है? आप सबके पैसे चल रहा है। आप एक बीड़ी का मंडल खरीदते हो ना, एक माचिस खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, जूते खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, उस पर भी जीएसटी लगता है। तो वो जीएसटी आप भी दे रहे हो,
अगर आप एक रुपए की माचिस की डिब्बी खरीदोगे ना, उस 1 रुपए पे भी टैक्स लगता है। यानी कि टैक्स गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स ले रहा है इस देश की सरकार को चलाने के लिए। हमारे पैसे से सरकार चल रही है और हमारी हकमारी हो रही है, हमारा ही कत्ल हो रहा है, हमारी वोट की चोरी हो रही है, और हमारी जाति जनगणना करा के हम किसी स्थिति में पड़े वो भी नहीं बता रहे। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है ना, उसी तरह अपनी वोट की भी रखवाली करनी पड़ेगी। ईवीएम से आपकी वोट की रखवाली संभव नहीं है। इस लड़ाई को घर घर तक पूरे गांव में लेके जाना पड़ेगा। जाति जनगणना कराने के लिए गांव-गांव में, घर-घर में जाना पड़ेगा। और वोट की चोरी रुकवाने के लिए ईवीएम को हटा के वापस बैलेट पेपर वापस लाने की लड़ाई को हमें गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, छोटी-छोटी सभाएं करके नुक्कड़-नुक्कड़ घर-घर जाना पड़ेगा। वरना फिर एमपी बने रहो, एमएलए बने रहो, गुलामी करते हो, उसका क्या फायदा? उससे क्या हो जाएगा? नौकरी तो सब पेट पालना कर रहे हैं। अरे जो मजदूर है वो भी तो कमा के खा रहा है, कोई रोटी कोई सरकार थोड़ी ना दे रही है। तो होके मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो मैं तो सर सीधी सीधी बात करूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब ये लड़ाई संसद से मुझे हल होती नहीं दिख रही, विधानसभाओं से मुझे हल होती नहीं दिख रही, इसलिए रिजाइन कर दिया। क्योंकि वहां आपको ना पार्टी जो कहेगी तो आप बोलो, नहीं तो बोलने नहीं देंगे। आप जिस समाज की नुमाइंदगी कर रहे हो, रिजर्वेशन से जीत के आए हो, उस समाज की आवाज बनने के लिए आए हो, और आपको उस समाज के मुद्दे नहीं उठाने देंगे। अरे हमारी सरकारों के रहते, हमारे सांसद विधायकों के रहते, हमारे मंत्रियों के रहते हमारा रिजर्वेशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो गुलामी नहीं है क्या? अरे इससे तो वो गरीब देश ही अच्छा था जिसमें कम से कम फ्री में पढ़ तो लेते थे, वजीफे के पैसे से, स्कॉलरशिप के पैसे से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बन गए। और आज बनने के बाद अपने अपने घर तक सीमित हो गए, अपने पेट पालने में लगे, अपने परिवार को पालने में लगे। जब आप रिप्रेजेंटेशन के नाम पर रिजर्वेशन से नौकरी पाए हो, तो इस समाज को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हमारे सांसदों की, हमारे विधायकों की, हमारे मंत्रियों की, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसरों की जिम्मेदारी आम गरीब मजदूर से ज्यादा बनती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमें अब यहाँ ये जो बड़े बड़े हॉल में मीटिंग कर रहे हैं ना, रामलीला मैदान, और यहाँ जैसे कल भी वहाँ था प्रोग्राम, कल उसमें था महाराष्ट्र सदन में, आज यहाँ था, अभी रामलीला मैदान में था। लगातार हम सभा पे सभा कर रहे हैं। मैं भी 2 लाख की सभा हैदराबाद करके आया 2 दिन पहले। लेकिन मुझे लग रहा है इन सभाओं की तो जरूरत है। इन सभाओं के साथ साथ गांव-गांव में, नुक्कड़ में छोटी छोटी मीटिंगें करके अपने समाज को जागरूक करके बताना पड़ेगा कि तुम्हारी हकमारी किसने की है, तुम्हारी प्रताड़ना कौन कर रहा है, तुम्हारी इस दिशा के लिए कौन जिम्मेदार है, इससे आगे निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता क्या है, ये हमें जाकर लोगों को जगाना पड़ेगा। एक हमारे साथी हाथ उठा रहे थे, मैं चाहता हूँ कुछ सवाल पूछना चाहें आप। क्या कोई भी कोई सवाल पूछना चाहे तो मुझे संचालक महोदय, क्या लोगों के सवालों के जवाब देने की 2 मिनट मिलेंगे क्या? तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हाथ उठा रहे थे। और भी कोई सवाल पूछना चाहे तो जरूर पूछो, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का ईमानदारी से जवाब दूं। सर, हमको सार्वजनिक रूप से ये बोलना पड़ेगा, पार्टियों के नेताओं के नाम लेके, बहुजन पार्टियों के नेताओं के नाम लेके बोलना पड़ेगा कि भैया आप सब इकट्ठे हो जाओ। बगैर जब तक हम नाम नहीं लेंगे, सिर्फ ये मेरा सवाल ही है। नहीं, ये सवाल नहीं, सजेशन है, ये सुझाव है आपका। सवाल यही है कि हम बोलने से इस चीज में क्यों कतरा रहे हैं, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। बगैर अच्छा, मैं बोल देता हूँ, बोलना तो मैं बोल देता हूँ, नाम लेके बोलना। मैं बोल देता हूँ। अभी नाम लेने का समय आएगा, नाम भी लिए जाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना बोल देता हूँ, अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज की, सुन लो एक मिनट, अगर हमारी बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां स्वर्णों के चंदे से चलेंगी या देश की ताकतवर पार्टी के पैसे से, फाइनेंस से चलेगी, तो हमारे समाज का दुख दर्द दूर नहीं हो सकता, गुलामी चलती रहेगी। आपके टाइम पे 10-10, 20-20 रुपए के चंदे से पार्टी चलती थी ना, तब तक उनके चंदे से चली, तब तक ईमानदारी चली। और जब फाइनेंसर आ गए, बड़े बड़े पूंजीपति आ गए, उसके बाद खत्म हो गया सब कुछ। तो समझ लो, 10-10, 20-20 रुपए के चंदे से चलोगे तो ईमानदार से लड़ पाओगे, और पूंजीपतियों के पैसे से चलोगे तो गुलाम बन के रह जाओगे। आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? दो। ये जो समस्या की बात आप कर रहे थे, समस्या
आज़ादी के समय से जब संविधान हम लोग को दिया गया तब से अपॉर्चुनिटी जो मिली संविधान के द्वारा, आज 2/3 हमारे लोग जाकर के पार्लियामेंट और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। ये ट्रू है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं? 2/3 हमारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे उनके माध्यम से ही बैठे हों, लेकिन हमारे लोगों को अपने विश्वास में लेकर के कि हम बाबा साहब ने संविधान में जो राइट दिया है उसके लिए जा रहे हैं वहाँ, और ये आपको दिलाकर रहेंगे, ये दावा स्टेज से बोल करके लोगों को मोहित करते हैं। इतने लोग हैं हर विधानसभाओं में, इस मामला पे जो हमारे पक्ष की बात जाती है उसमें उल्टे वो साइन करके दे देते हैं कि चलो हमने पास कर दिया, बिल हो या कुछ भी हो। इस पे वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं और कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मैं बताता हूँ कारण। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा की मीटिंग में, एक मिनट, हम लोग गुलाम बन के जा रहे हैं। वही जवाब दे रहा हूँ मैं, आप सब बहनों को भी बता रहा हूँ और आप सब भाइयों को भी। जब संविधान सभा में ये चर्चा हो रही थी कि अब अपनी सरकार बनेगी तो वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य वोट का अधिकार जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको देना चाहते थे, या जो बड़े जमींदार हैं उनको देना चाहते थे, या जो ग्रेजुएट है उनको देना चाहते थे। लेकिन मनुस्मृति ने हमें पढ़ने से रोका तो ग्रेजुएट नहीं बन पाए, मनुस्मृति ने हमें संपत्ति के अधिकार से रोका तो हम संपत्ति के मालिक नहीं बन पाए, जमींदार भी नहीं बन पाए, और मनुस्मृति ने हमें व्यापार करने पर बंदिश लगाई तो हम व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेज भी नहीं बन पाए। इसका मतलब मनुस्मृति के हिसाब से संविधान सभा के सदस्य केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने हट गए और उन्होंने पूरी संविधान सभा को इस बात के लिए मनाया कि भारत में रहने वाले सभी लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, सबको वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। तो वोट की कीमत बड़ी मुश्किल से वोट हमें मिला, पर क्या हमने वोट की कीमत समझी? क्या ये सच नहीं है हमारी बस्ती में शराब बढ़ती है चुनाव से पहले? सच नहीं है क्या? शराब बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? 1000 2,000 रुपए बांट के हमारी वोट खरीद रहे हैं लोग, नहीं खरीद रहे। अरे जब हमारे एमएलए भी करें, क्या बताओ, कर्नाटक के अंदर एमएलए तोड़ के क्या सरकार नहीं बनी? मध्य प्रदेश में पिछली सरकार एमएलए को तोड़ के नहीं बनी क्या? क्या महाराष्ट्र के अंदर एमएलए को तोड़ के सरकार नहीं बनी क्या? तो जब हमारे एमएलए बिक जाते हैं तो जनता का क्या करे? सबसे बड़ी दिक्कत है वोट की। हमें अपने वोट की वैल्यू नहीं पता, कीमत नहीं पता। अगर हम अपनी वोट की वैल्यू समझते और हम अपनी वोट को 1000-2000 रुपए में बेचने की बजाय अपनी वोट की वैल्यू समझते, जिनको जिताते उनकी गर्दन पकड़ते कि हमने आपको जिताया है, आप रिजर्व सीट से जीते हो, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो हमारे मुद्दे क्यों नहीं उठाते संसद में, विधानसभा में? अगर हम उनकी गर्दन पकड़ना शुरू कर देना, नहीं मान, आप मानो ना मानो, आपके मानने से नहीं होगा। अगर हमारे प्रतिनिधियों को हम जवाबदेही नहीं ठहराएंगे, अगर उनको सभा के बीच में बुला के उनसे पूछेंगे नहीं सवाल कि आपने हमारी नुमाइंदगी कैसे की, हमारे आपके सामने सब कुछ छीना, आप क्यों नहीं बोले, आप क्या कर रहे हो बैठ के, हमारी मुद्दे उठाते हो क्या? जब उन्हें डर लगेगा, उन्हें ये रहेगा अगली बार चुने कैसे जाएंगे। अब तो समाज सवाल करने लगा है। ये केंद्र सरकार भी इसलिए हमारी सारा सत्यानाश करे क्योंकि हम पढ़ लिख के सवाल पूछने लगे, और वो चाहती नहीं है सवाल पूछें। उसी तरह ऐसे सांसद चुन के लाएंगे, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो बिकने को तैयार हो, जो समाज की बात ना करे बल्कि अपनी पार्टी की गुलामी करे। तो आप समझ रहे ना, अपनी वोट की वैल्यू समझो और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना शुरू करो, उन्हें अपने बीच बुलाओ, जिनको आप चुनते हो उनसे सवाल पूछना शुरू करो, उनसे ये जरूर पूछो हमने आपको चुना है, आपने ये वायदे किए थे, ये मुद्दे समाज के, आप इन मुद्दों पे क्या कर रहे हो? जिस दिन आप ये सवाल पूछना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले चुनाव लड़ने से पहले दिमाग ठीक हो जाएगा। यही जवाब है, दूसरा कोई जवाब नहीं है। और जवाब ढूंढते रहो, बुला लो और एक्सपर्ट ढूंढने के लिए जवाब मिलेगा नहीं, धक्के खाते रह जाओगे। हाँ, पूछना चाह रहे हो तो सवाल पूछ जाओ, सजेशन मांग दे दो। मुझे खुशी है, पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की प्रमुख पार्टियों ने ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लाने का सवाल पैदा किया है, पहली बार। जबकि हमने लोकसभा चुनाव से पहले लगातार मेरे ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम हटाने का लगातार आंदोलन बनाया। चलो देर से ही सही, अब वो पार्टी बोल रही है, इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रही है, उम्मीद करो कि ईवीएम जल्दी हटेगा। और मैं बस अपनी बात को ये कह के ख़त्म करता हूँ कि जो रूटीन तरीके से प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ से भाषण दिए जाते हैं, आप सुनते हो, आपको मौका नहीं मिलता अपनी बात कहने का। तो मैंने आपके बीच आके कोशिश की है कि मैं 1 to 1 बात कर लूँ, आपकी भी सुने, अपनी भी सुनाए और कुछ रास्ता निकाले।
क्योंकि केवल इस तरह के प्रोग्राम करेंगे और आपसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा तो फिर बात हल कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मूवमेंट नहीं बन पाएगा। मूवमेंट बने, इसलिए मैंने संचालक महोदय से और आपसे निवेदन लिया था कि मैं यहाँ के बात करना चाहता हूँ ताकि डायरेक्ट बातचीत हो। तो ये बताओ, ये ठीक रहा है नहीं? ऐसे होना चाहिए, डायरेक्ट वार्तालाप होना चाहिए। आप सहमत हैं? तो आगे अब जनता के बीच जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, आपसे डायरेक्ट बात की जाएगी, आपके सुझाव भी लिए जाएंगे और आपके सुझाव को हम अपने मंच के माध्यम से इनकॉर्पोरेट करके सरकार से लड़ने का काम करेंगे। आपकी आवाज़ हम लोग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।